गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाठ आनुवंशिकी और जैव विकास में मैं आपको पढ़ाता हूँ। बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी मतलब जिसमें दोनों कारक समान होते हैं और विषमयुग्मजी जिसमें दोनों कारक भिन्न भिन्न होते हैं। इस अंतर को किताब में कर लीजिए, मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। समयुग्मजी में इस जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, दोनों कारक समान है, और उसमें जो है युग्म विकल्पी असमान होते हैं। केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं इसमें एक ही जैसे, और उसमें अगर संकरण होगा तो दो प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। स्वपरागण व अंतः प्रजनन होने पर संतति माता पिता के तो संतति जो होती है वो माता पिता के एक जैसी होती है, और स्वपरागण और अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी व अप्रभावी दोनों तरह के लक्षण व्यक्त होते हैं। तो ये समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में मैंने कुछ अंतर आपको बताया है। इसके बाद ये जो लक्षण है हमारे, ये लक्षण किस प्रकार आपको व्यक्त करते हैं, अपने आप को किस प्रकार दर्शाते हैं लक्षण, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, पढ़कर बताऊंगा। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है डीएनए में। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोशिका की, नाभिक में होता है ये। जिस प्रोटीन के लिए यह सूचना होती है उसे उस प्रोटीन का जीन कहते हैं। प्रोटीन में जीन होता है। जीवधारियों में विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति का नियंत्रण प्रोटीन ही करते हैं। आप जानते हैं कि पौधों में लंबाई का नियंत्रण कुछ विशेष हार्मोन द्वारा होता है। पौधों की लंबाई हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम अर्थात एंजाइम की दक्षता पर निर्भर करती है जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। हार्मोन पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं और ये हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। हार्मोन का संतुलित होना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एंजाइम क्या है? एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम प्रोटीन ही है। यदि ये दक्षता से कार्य करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का संश्लेषण होगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है, अगर जीन में परिवर्तन आता है तो फिर पौधे के बहुत सारे गुणों में परिवर्तन हो सकता है। तो बनने वाला प्रोटीन अलग प्रकार का होता है जिससे एंजाइम की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा। अतः इस एंजाइम के विपरीत में बनने वाला हार्मोन भी प्रभावित होगा जिसके कारण पौधा बौना हो सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जीन लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? जीन करता है। जीन किस में होता है? डीएनए में। याद रखेंगे, ठीक है। डीएनए किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ये जो जीन में जो परिवर्तन आता है ये प्रजनन के समय आता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनकों का योगदान एक समान रूप से होता है। यदि संतति के लक्षण निर्धारण में दोनों जनक सहायता करते हैं तो दोनों जनकों से एक ही जीन की एक एक प्रतिकृति संतान को प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि संतति यानी संतान, जैसे मटर का पौधा है, में प्रत्येक जीन के दो सेट होंगे, अर्थात प्रत्येक जनक से जीन के एक सेट की वंशानुगति होगी। यह तभी संभव होता है जब प्रत्येक जनक कोशिका में जीन का केवल
एक ही सेट हो, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती हैं। फिर भी इससे बनी जनन कोशिका, इसका एक सेट ही जनन कोशिका में एक ही सेट पहुंचता है कायिक जनन। यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण स्रोत प्राप्त होता है तो द्विसंकर संकरण से 2 लक्षण संलग्न रहेंगे और प्रभावी पीढ़ी में इनका स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन नहीं हो पाएगा। हमें इस प्रकार से समझ आ सकता है कि एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग श्रृंखला पर स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक को एक गुणसूत्र कहते हैं। ये समझ पूछ सकता है प्रश्न, गुणसूत्र क्या है? तो समझ लीजिए कि जीन सेट के केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर डीएनए के अलग अलग श्रृंखला पर स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक को एक गुणसूत्र कहते हैं। अतः संतति को प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की ही प्रतिकृतियां होती हैं, जिनसे एक नर और दूसरा मादा जनन से प्राप्त होता है। युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक जनक कोशिका में गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक ही गुणसूत्र एक जनन कोशिका में पहुंचता है। गुणसूत्र भी जोड़ों में होते हैं। इस प्रकार से बने युग्मक अगुणित होते हैं। तब इस तरह के 2 युग्मक परस्पर संलग्न करते हैं, संलग्न कोशिका में पहुंचते हैं और इससे युग्मनज बनता है जो द्विगुणित होता है और इससे गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है, जिससे संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। जितनी गुणसूत्रों की संख्या माता पिता या जनकों में होगी उतनी संतान में भी होगी। लेकिन संतान में कभी कभी कुछ असामान्य परिस्थितियों में कम या ज्यादा भी हो सकती है। यह प्रक्रिया स्पीसीज में डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। वंशागति की इस प्रक्रिया से मेंडल प्रयोग के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं, जो बातें मैंने आपको बताई। अब बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, जब संतान होती है तो वो लड़का होगी या लड़की, इसका निर्धारण किस प्रकार होता है? तो बच्चों लैंगिक जनन यह प्रक्रिया है जिसमें 2 विपरीत लिंगी जीनों के समागम से संतान की उत्पत्ति होती है। विपरीत लक्षण मतलब नर और मादा के बीच में यह प्रक्रिया होती है। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीसीज लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे कछुआ में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। पौधे में कुछ अन्य प्राणी भी अपना लिंग बदल सकते हैं। पौधे और कुछ अन्य प्राणी, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। लेकिन अधिकांश जंतुओं एवं मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है, अर्थात संतति लड़का होगा या लड़की, इस बात पर निर्भर करता है कि जनकों में किस प्रकार का जीन इनमें वंशानुगति द्वारा प्राप्त हुआ है। मनुष्य में सभी कायिक कोशिकाएं तथा युग्मक का निर्माण करने वाली जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46। और अगर असामान्य है संतान तो उसमें 47 भी हो सकते हैं असामान्य की स्थिति में। शेष एक जोड़ा गुणसूत्र, अब इसमें जो 44 होते हैं, 44 गुणसूत्र समजात होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारण के लिए होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं।
अब किस प्रकार लिंग निर्धारण होता है? जो नर होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई के रूप में होते हैं, और जो मादा है उसमें दोनों जो गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जब संतान की उत्पत्ति होती है तो इन गुणसूत्रों के जोड़े उसी प्रकार बनते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया था जब मैं मटर के पौधे का उदाहरण आपको दे रहा था। तो जहां ये वाई जो कारक होता है ये सिर्फ पुरुष यानी नर में होता है, और जहां भी ये पहुंचेगा वहां लड़का उत्पन्न होगा। ठीक है, और जहां दोनों एक्स एक्स होंगे वो लड़की है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि इस प्रकार युग्मक बनकर क्रोमोसोम लड़का या लड़की का निर्धारण होता है। तो इस तरीके से लड़का या लड़की होना किसी के हाथ में नहीं है, बल्कि गुणसूत्रों के युग्मन पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री लड़के को जन्म न दे पाए, लड़के को भी जन्म दे सकती है और लड़की को जन्म दे सकती है। तो इस प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, होमवर्क में आप छोटे छोटे प्रश्न इसमें से निकालें, जैसे गुणसूत्र क्या होते हैं इसका उत्तर लिखें, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने ऑटोसोम्स होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जो प्रश्न मैंने आपको वीडियो में बोले हैं, इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिखकर उनके आंसर लिखें और मुझे चेक कराएं, और साथ ही इस पाठ के बहुविकल्पी भी आप कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।